हम पुंकेसर और स्त्री केसर के बारे में समझ गए। अब हमें पढ़ना है परागण। जैसे आपने देखा है अगर कोई भी फ्लावर होता है, कोई भी फूल होता है, तो उसके ऊपर मधुमक्खी, भंवरे सब इधर उधर मंडराया करते हैं। तो उसका क्या कारण होता है? इसलिए मंडराते रहते हैं क्योंकि वो उससे उसका रस चूसते हैं। उसके रस को शहद कहते हैं। उसका क्या करते हैं? रस चूसते हैं। और जब रस चूसने के लिए जाते हैं तो ये क्या करते हैं, जब ये पराग कोश के ऊपर बैठते हैं तो पराग कण इनके पैरों में चिपक जाते हैं और चिपक के चले जाते हैं उसी स्त्री केसर के भाग वर्तिकाग्र पर। जैसे आप ध्यान से देखिए, ये वर्तिकाग्र है। वर्तिकाग्र देखिए लिखा हुआ है, ये वर्तिकाग्र है। और बगल में लगा हुआ भाग देखिए पराग कोश। पराग कोश के ऊपर बैठे तो पराग कोश के अंदर जो पराग कण था, पराग कण जो था, देखिए ये जो भाग है परागकोश, परागकोश के अंदर देखो परागकण भरे होते हैं इसमें। ये जो है इसमें परागकण, और परागकण कहाँ पर पहुँच गए? किसी मधुमक्खी या फिर मान लो तितली के पैरों में चिपके और यहाँ से कहाँ पहुँच गए? ये यहाँ पे कहाँ पर गए? वर्तिकाग्र पर पहुँच गए। कहाँ? वर्तिका। और वर्तिकाग्र से होते ये कहाँ पहुँच जाएंगे? अंडाशय के अंदर पहुँच जाएंगे। कहाँ पहुँच जाएंगे? अंडा। तो इसका परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुँचना क्या कहलाता है? परागण। परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुँचना क्या कहलाता है? परागण। क्या कहलाता है? परागण। क्या कहलाता है? परागण। तो वर्तिकाग्र ये जो पुंकेसर है, पुंकेसर के परागकोश के अंदर जो परागकण होते हैं उसका वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है? परागण। अब देखिए अगर मान लो कोई एक ही पौधे के, जैसे एक ही पौधा ये है, एक ही फ्लावर के पुंकेसर जो होते हैं, परागकण जो होते हैं, वो अगर उसी फूल के वर्तिकाग्र पर पहुँचे तो उसे स्वपरागण कहेंगे। उसी फूल के वर्तिकाग्र पर, तो ये क्या हो जाएगा? स्वपरागण। लेकिन अगर मान लीजिए इसका है पुंकेसर, इसका क्या है? परागकण। इसमें से परागकण निकला और कहाँ पहुँच गया? बगल वाले फूल के वर्तिकाग्र पर पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया? बगल वाले फूल के वर्तिकाग्र। तो इसे कहेंगे परपरागण। क्या कहेंगे? परपरागण। मतलब अगर कोई परागकण अपने ही फूल के वर्तिकाग्र पर पहुँचता है तो उसे क्या कहते हैं? स्वपरागण। और अगर मान लीजिए कोई परागकण दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर पहुँचता है तो हम उसे क्या कहते हैं? परपरागण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागण, परपरागण कहते हैं। और जो आपका परागकण है उसका वर्तिकाग्र पर पहुँचना क्या कहलाता है? परागण। और अपने ही फूल के अगर वर्तिकाग्र पर पहुँचा है परागकण तो हम उसे कहेंगे स्वपरागण। और अगर दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर पहुँचा है तो हम उसे क्या कहेंगे? परपरागण कहेंगे। ये देखो समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम आते हैं कि कैसे क्या होता है? निषेचन एक प्रोसेस होती है। क्या होती है? निषेचन। देखिए लिखा है, दो हमारी हेडिंग है, परागकणों का अंकुरण तथा निषेचन। अब देखिए परागकण वायु द्वारा, जल द्वारा, कीट, जैसे मान लो परागकण कोई कीट पतंगा उसके ऊपर बैठा तो परागकण उठ के वर्तिकाग्र पर पहुंच गए। या फिर कोई मान लो पानी फेंका तो पानी के द्वारा परागकण क्या होंगे? एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गए। अब ये क्या होते हैं? परागकण पहुँचे कहाँ पर? वर्तिकाग्र पर। कहाँ पहुँचे? वर्तिकाग्र पर। और वर्तिकाग्र पर जब पहुँचे तो अभी मैंने बताया था कि वर्तिकाग्र पर पहुँचने पर, जैसे ये वर्तिकाग्र है, यहाँ पर क्या पहुँचे? परागकण पहुँचे। और यहाँ से होते हुए अंकुरित होकर वो कहाँ पहुँच जाएंगे? वर्तिका। ये वर्तिका है, ये भाग कौन सा है? वर्तिका। ये ऊपर वाला वर्तिकाग्र, ये वर्तिकाग्र, और ये क्या है? वर्तिका। अब वर्तिका से होते हुए वो अंडाशय के अंदर पहुँच जाएंगे। कहाँ पहुँच जाएंगे? अंडाशय के अंदर। तो परागकण क्या है? अंकुरित होकर जब देखिए यहाँ पे लिखा है पराग नलिका वर्तिका से होते हुए, पराग नलिका वही वर्तिका को जो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है उसे वर्तिका कहते हैं, से होते हुए अंडाशय के बीजांड में प्रवेश करती है। इसमें नर युग्मक बीजांड में उपस्थित, अब ये देखिए जो अंडाशय है इसके अंदर है मादा युग्मक, और जो आपको परागकण आता है उसमें क्या होते हैं? नर युग्मक। तो परागकण से वो नर युग्मक जो हैं वो अंडाशय में मादा युग्मक से जाके संयोजन कर लेते हैं और उससे क्या बनता है? इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? निषेचन। नर युग्मक बीजांड में उपस्थित मादा युग्मक से जब संयोग करते हैं, मतलब ये जो यहाँ पर अंडाशय के अंदर बीजांड के अंदर मादा युग्मक है उससे जब संयोग करते हैं तो उसे कहते हैं निषेचन। और जब संयोग करते हैं नर युग्मक मादा युग्मक से तो हम उससे बनता है युग्मनज। क्या बनता है? युग्मनज, जिससे क्या होता है? भ्रूण का विकास होता है। नर एवं मादा युग्मक के युग्मन मतलब संयोग की क्रिया को हम क्या कहते हैं? निषेचन। ये लाइन याद रखिएगा, नर और मादा युग्मक के युग्मन की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? निषेचन। निषेचन के पश्चात क्या होता है? एक नया बीजांड विकसित होता है और उससे क्या बन जाता है?
अंडा से विकसित होकर फल बनने लगता है। क्या बनने लगता है? फल। जबकि पुष्प के अन्य भाग और सारे भाग देखिए, जैसे लौकी व कद्दू में देखा होगा, फूल बनता है, फूल के नीचे क्या होता है, गोल गोल मोटी सी संरचना होती है, उसी को हम कहते हैं अंडाशय। उसमें जब बीजांड पहुँचते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक, वो संयोग करके क्या बना लेते हैं? फल। और ऊपर का फूल क्या होता है? झड़ जाता है। देखिए लिखा है, पुष्प के अन्य भाग मुरझाकर गिर जाते हैं। कुछ फल गूदेदार रसीले होते हैं, जैसे आम, संतरा, अमरूद, नींबू, और कुछ शुष्क होते हैं, जैसे आप काजू, बादाम, अखरोट आदि की बात करते हैं। अधिकांश पौधे अपना भोजन बीजों और फलों में ही संचित रखते हैं। और ये जो इसे अपना बहुत लोग क्या करते हैं, भोजन करते हैं और इसे एक जगह से दूसरे जगह पर इसके बीजों को बिखेर देते हैं। तो बीजों को एक जगह से दूसरे जगह पर बिखेरने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकीर्णन। क्या कहलाती है? प्रकीर्णन। अब बीजों का, कोई भी बीज है उसका प्रकीर्णन कई विधि द्वारा हो सकता है। जैसे इन्होंने कहा प्रकीर्णन जंतुओं द्वारा होता है, जल द्वारा होता है, वायु द्वारा होता है। जैसे इन्होंने कहा हम एक झरमुट के पास से गुजरे, मान लीजिए कहीं कांटा वाटा लगा है, वहाँ से गुजरे, तो कांटा भी हमारे शरीर के किसी कपड़े में लग जाता है, तो हम क्या करते हैं, उसे कहीं जाके झाड़ देते हैं। जब झाड़ देते हैं तो वहाँ वो कांटे का बीज गिर गया और वहाँ से नए पौधे बन जाते हैं। ये बीज क्या है? प्रकीर्णन के लिए विशेष प्रकार के, कोई कांटे नुमा होता है, कोई रोम युक्त होता है, कोई चिपकने वाला होता है, कि वो एक जगह से दूसरी जगह तक जा सके। इन्होंने कहा कि पौधे के सभी बीज एक ही जगह पर गिरकर उग जाएंगे तो क्या होगा? तो ऐसा नहीं है कि सारे पौधे एक ही जगह पर गिर गए तो सारे पौधे बन जाएंगे और सारे पौधे बड़े हो जाएंगे। नहीं, अगर एक ही जगह पर गिर जाते हैं तो जैसे थोड़ी जगह है और उसी मिट्टी से उन्हें न्यूट्रिशन लेना है, न्यूट्रिशन पूरा सारे पौधे तो प्राप्त कर नहीं पाएंगे, तो इसकी वजह से ज़्यादातर पौधे क्या होते हैं? मर जाते हैं, और कुछ ही पौधे क्या होते हैं? जीवित होते हैं और बड़े होकर नए पौधे बनाते हैं और बड़े होते हैं। मतलब फल फूल कुछ ही पौधों में होगा, सारे पौधे जिंदा नहीं रह पाएंगे। चलिए, जैसे इन्होंने कहा प्रकृति में बीजों का प्रकीर्णन वायु द्वारा, देखिए 3 विधियों द्वारा होता है। इसमें 3 विधियां लिखी हैं। ये क्या है? वायु द्वारा, जल द्वारा और जंतुओं द्वारा होता है। 3 विधि। जैसे चिलबिल, द्विफल, मोपिल जिसे कहते हैं, देखिए वो चिलबिल और मोपिल पौधों में पंख युक्त बीज हो। कैसे पंख युक्त? मतलब उड़ते हैं। घासों के हल्के बीज होते हैं, मदार के रोम युक्त बीज होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह, सूरजमुखी के रोम युक्त बीज होते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह तक उड़ तक पहुँच जाए। पीपल देखो, पीपल क्या होता है? चिड़िया खा लेती हैं, पचा नहीं पाती हैं, तो मान लीजिए वो कहीं जाके किसी दीवार पे पॉटी कर दी, तो क्योंकि बीज पचा नहीं था तो वो बीज दीवार पे जाके गिर गया और दीवार पे ही पौधे उगाते हैं। आपने देखा होगा दीवारों पे पौधे उगते। तो कुछ बीज जैसे नारियल आदि फलों के आवरण तंतुयुक्त रेशेदार होते हैं, नारियल का जो फल होता है, और तैरते हुए एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाते हैं। ऐसे ही बीजों का प्रकीर्णन दूर दूर तक हो जाता है। कुछ पौधों के फल झटके के साथ फट जाते हैं। जैसे मान लीजिए फल झटके के साथ फटे तो अंदर का बीज क्या है? बाहर जाके गिर गया, और जब बाहर जाके गिर जाता है तो दूसरी जगह पर पहुँच जाता है, वहाँ नए पौधे का जन्म होता है। ठीक, अब कल से हम आप लोग को लाइव पढ़ाएंगे। आज तो हमने थोड़ा ऐसे ही स्टार्ट किया है। ओके।